उनके घर पहुंचने के बाद भी ख्याति नहीं आती। वो लोग कई बार किडनैपर के नंबर पर कॉल भी करते हैं, लेकिन सैडली कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। थक हार कर और परेशान होकर ख्याति के माँ बाप इस बार पुलिस को सब कुछ बताने का डिसीजन ले ही लेते हैं। वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे उनकी मासूम सी इकलौती बच्ची एक फेक SMS और फ्रॉड कॉल का शिकार बन गई है। वो लोग पुलिस को SMS से लेकर इंटरव्यू तक की सारी डिटेल्स बताते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है और पूछती है कि ये सारी डिटेल्स तो ठीक है, लेकिन इतने पूरे सफर में अब तक क्या उन्हें कुछ भी ऐसा नोटिस हुआ जो उन्हें एकदम अजीब लगा हो। उसी दौरान ख्याति की माँ राधा पुलिस को बताती है कि उसको एक बात थोड़ी सी अजीब लगी। जब वो खाकर बीटा के होटल के बाहर इंतजार कर रही थी, तब उसने होटल के बाहर एक शख्स को देखा और उसको देखकर वो हैरान रह गई। शॉकिंगली ख्याति की माँ ने अपना बयान दिया कि खाकर बीटा होटल के बाहर उसने अपने पुराने मकान मालिक और ख्याति के ट्यूशन टीचर बीरेन श्रेष्ठा को देखा था, लेकिन ख्याति के किडनैपिंग की टेंशन की वजह से वो पहले से ही परेशान थी, इसलिए वो ये बात किसी को भी बताना नहीं चाहती थी और इसी वजह से राधा बीरेन को देखकर इग्नोर कर देती है। उसी दौरान 13 जून 2009 को पुलिस को काठमांडू शहर से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर चितवन से एक ऐसी खबर मिलती है जो उनके लिए दिल दहला देने वाली थी। खबर मिलती है कि एक कार्टन बॉक्स में मरे हुए इंसान के पैरों के टुकड़े मिले हैं। कुछ ही दिनों बाद फिर से चितवन में रहने वाले लोगों को कई किलोमीटर्स के एरिया में अलग अलग जगह पर मानव शरीर के कुछ टुकड़े मिलते हैं, मगर हेड ना होने की वजह से पुलिस बॉडी का कुछ भी पता नहीं लगा पाती है और टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। बीरेन श्रेष्ठा के बारे में ख्याति की मां के द्वारा दिए गए बयान के बेसिस पर काठमांडू पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। जब पुलिस बीरेन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, तब उन्हें पता चलता है कि बीरेन एक नेपाली नहीं बल्कि एक इंडियन था और दार्जिलिंग का रहने वाला था। पुलिस को यह भी पता चलता है कि बीरेन एक शादीशुदा व्यक्ति था और 2 बच्चों का बाप भी था। उसकी पत्नी काम के सिलसिले में कनाडा रहती थी और दोनों बच्चे अपने नाना नानी के साथ रहते थे। ये बात याद रखो कि बीरेन अभी तक पुलिस को मिला नहीं था, लेकिन फाइनली 21 जून 2009 को पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजती है। फोन पर पुलिस को यह सूचना मिलती है कि बीरेन को काठमांडू में सोरहा कुट्टे में देखा गया है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और बीरेन प्रधान को अरेस्ट कर लेती है। इंटेरोगेशन करने पर वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। पुलिस उससे सख्ती से पेश आने लगती है। तब जाकर बीरेन पुलिस को बताता है कि भारत से नेपाल आने के बाद उसके एक नेपाली फैमिली से काफी अच्छे रिश्ते थे जो उसके घर पर किराए पर रहते थे। वो उनकी बच्ची को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उसने उस परिवार को घर खाली करने के लिए कहा। असल कहानी तो अब शुरू होगी, ध्यान से सुनना। जब पुलिस ने बीरेन से घर बेचने की वजह पूछी तो उसने बताया कि नेपाल आने के कई सालों बाद एक दिन वो काठमांडू के कसिनो में जुआ खेलने जाता है। जुआ खेलते खेलते उसको गैम्बलिंग की लत लग जाती है और वो हर दिन देर रात कसिनो में जुआ खेलने जाता था। जुए में वो धीरे धीरे अपने सारे पैसे हारने लगता है और एंड में पॉकेट खाली होने की वजह से उसे अपना घर भी बेचना पड़ जाता है। पुलिस ने बीरेन से ख्याति के बारे में सवाल किए, लेकिन पहले तो वो कुछ भी नहीं बताता और पहचानने से इनकार कर देता है। उसके बाद सच उगलवाने के लिए पुलिस बीरेन को 2 थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ पड़ते ही उसके मुंह से सारी बातें बाहर आने लग जाती।